Hi everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Simplified Education. In this video हमारी जो सीरीज चल रही थी बिजनेस स्टडीज की ग्रेड 12 के चैप्टर्स के रिगार्डिंग आज हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्टिंग सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का। So, directing is a function of management which is concerned with instructing, guiding, inspiring, coaching, leading and motivating. तो अगर मुझे शॉर्ट में कहना हो तो ऐसा कुछ नहीं है जो एक डायरेक्टिंग के फंक्शन में नहीं हो रहा है। आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, कोच किया जा रहा है, कोचिंग आपको दी जा रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपको यहाँ पे एग्ज़िबिट होती हुई नज़र आएँगी और एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे जो है मोटिवेट किया जाता है, ठीक है? जब भी आप डायरेक्टिंग की मीनिंग लिखते हैं, तो आप ये प्लीज़ इन सारे वर्ड्स को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ताकि तभी पता लगता है कि हाँ, आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं आता है, ठीक है? तो डायरेक्टिंग हियर मीन्स जहाँ पे भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाता हो, गाइड किया जा रहा हो, इंस्पायर किया जा रहा हो, कोच किया जा रहा हो, मोटिवेट किया जा रहा हो एम्प्लॉइज़ को। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? अल्टीमेटली हमें क्या अचीव करने हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमें अचीव करने हैं। तो एक और शॉर्ट डेफिनिशन यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्टिंग इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग। पहले आपने उनको बताना है कि उन्होंने करना क्या है। एक बार उन्हें पता चला कि ठीक है ये काम है, ये करना है। देन आपको ये भी देखना है कि क्या वो काम कर भी रहे हैं और क्या उसी तरह से कर रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था। सो डायरेक्टिंग इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फीचर्स। तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईज़ी भी है। सबसे पहले डायरेक्टिंग जो है वो इनिशिएट्स करता है एक्शंस को। आपने जितने भी अभी तक फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग रहा हो, ऑर्गेनाइजिंग रहा हो, आपका स्टाफिंग रहा हो, ठीक है? अभी तक इन तीनों फंक्शन में ना कहीं पर भी काम ही नहीं शुरू हुआ। काम भी कैसे शुरू होगा? स्टाफिंग में तो आपने लोगों को हायर किया है। अब जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट करने का मौका मिलेगा, अभी आपने ऊपर डेफिनिशन में भी देखा कि डायरेक्टिंग इज़ व्हाट टू डू, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। तो यहीं पर आपका जो है काम आपका शुरू होगा। तो डायरेक्टिंग में आपका इनिशिएट्स होते हैं एक्शंस, ठीक है? तो यही आपने बताया है। सबसे दूसरा आपका जो फीचर है इसका, इट इज़ अ कंटीन्यूअस फंक्शन। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे कंटीन्यूअस है क्योंकि मैनेजमेंट ही इन इटसेल्फ इज़ अ कंटीन्यूअस फंक्शन। So you can never says ki now this is the end. Once activity or one program will be over, then we will need to go and run the another one. So it is a continuous function. Directing हमेशा ही आपका continuous function है, ठीक है? एक के बाद जो है आपको बाद एक जो है आपको काम जो है मिलते रहते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट है इसकी जो डायरेक्टिंग है, ये स्टेबिलिटी लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में और बैलेंस लेकर आता है। अब ये कैसे? देखिए, आपने यहाँ पे लोगों के साथ जब मैंने कहा कि आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप जब उनको मोटिवेट करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, गाइड करते हो, कोच करते हो, तो यहाँ पे उनके बीच में कोऑपरेशन जो है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। और यही कमिटमेंट और कोऑपरेशन जो है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में बांध के रखता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है? देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉइज एफर्ट्स। देखिए, हर एम्प्लॉय अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन आप जब उनको अपने नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, आप जब उनको कंप्लीट लेवल पे काम को होता हुआ देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे सभी एम्प्लॉइज को एफर्ट्स को एक में अगर नहीं कोऑर्डिनेट किया गया, तो हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि डायरेक्टिंग जो है वो इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉइज़ को, एफर्ट्स को, ओके? दिस इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि ये पता लग सके, ये इंश्योर हो सके कि कोई भी एम्प्लॉयी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाए, सेल्फ फोकस ना हो जाए, वो आपको यहाँ पे देखना होता है। नेक्स्ट है, इट्स अ मोटिवेशन गाइड एम्प्लॉयी। तो आपका जैसे अब ऊपर हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि जो मैनेजमेंट का ये डायरेक्टिंग फंक्शन है, यहाँ पे आप गाइड करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप जब उनको काम करते हुए देखते हो और आप समझते हो कि एक एम्प्लॉयी से आपका एक पर्सनल लेवल पे भी एक कनेक्ट बनता है और वहाँ आपको पता लगता है कि ठीक है, ये जो एम्प्लॉयी है अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनको भी और ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। कैसे भी कर सकते हो, मॉनेटरी तरीके से भी कर सकते हो, नॉन मॉनेटरी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है? या फिर रिकॉग्निशन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करते
सकते हो। तो डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली गाइड कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज़ को और उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हो और कोशिश करते हो कि वो अपना पूरी तरह से पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करें, ठीक है? देन इट फैसिलिटेट चेंज। आपके देखिए जनरली क्या होता है, हम सारे ह्यूमन का ही नेचर है, एक इनर होता है, कभी भी कुछ भी चेंज होगा हम सबसे पहले उसको ना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो डायरेक्टिंग आपका वो फंक्शन है जो फैसिलिटेट कराता है कि इंट्रोडक्शन, अगर कुछ भी चेंज का होना है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि नेसेसरी है, तो आप उसको किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी अपने एम्प्लॉयज के अंदर लेकर आओगे। तो जो भी ये रेसिस्टेंस की जो टेंडेंसी होती है हमारे एम्प्लॉयज के अंदर, उसको हम यहाँ पे गेट अवे कर सकते हैं। सो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं, देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल है, देन आपका ऑपरेशनल आता है। तो आपका कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ना हो, हर लेवल पे आपको एम्प्लॉइज को गाइड, मोटिवेट, डायरेक्ट, कोच यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से इट इज अ परवेज। नेक्स्ट है हमारे पास, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब अगर यहाँ पे बात हो रही है इंस्ट्रक्शन देने की, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल एक बात है समझने वाली कि जब आपको किसी को डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन हमेशा आपके सुपीरियर से सुपीरियर से जाती है किसकी तरफ? आपके सबऑर्डिनेट्स की तरफ जाती है, ठीक है? तो इस तरह से जो फ्लो बन रहा है, ये फ्लो आपका क्या बन रहा है? टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग हमेशा कैसे फ्लो करता है? आपका टॉप टू बॉटम आपका यहाँ पे फ्लो होता है। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। आप अपने एम्प्लॉइज को घर गृहस्थी के लिए थोड़ी यहाँ पे उनको डायरेक्ट कर रहे हो, आप उनको किस लिए डायरेक्ट कर रहे हो कि जो आपका गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके और उनको जो पर्टिकुलर वर्क अलॉट किया गया है, जो एक्टिविटी यहाँ पे अलॉट हुई है, वो परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है, हमें परसेंटली। तो ये आपने समझना है कि डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग क्या है आपकी? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस आपकी थोड़ा सा ये ओवरलैप करेगा जो अभी हमने फीचर पढ़े हैं, उन्हीं से आपका इम्पोर्टेंस जनरेट होगी यहाँ पे। जैसे पहले हमने देखा था कि इट हेल्प, इट हियर वी इनिशिएट द एक्शन। जो आपकी अभी प्लानिंग हुई थी, ऑर्गेनाइजिंग जो ऑन पेपर हुआ था वर्क, वो यहाँ पे आप ट्रांसलेट करने वाले हो इन रियलिटी। तो यही इसने बोला है कि डायरेक्टिंग आपका जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आपके प्लान्स ऑफ एक्शंस जो है, वो जो प्लान है वो कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली एक्शंस के अंदर। देन दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब आपको पता है कि somebody is observing me, मैंने कहा था डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग इफ दे आर डूइंग इट द करेक्ट वे और नॉट। तो यहाँ पे जब आपको पता लग जाता है कि somebody is supervising me, देखिए जनरली हमारा भी यही नेचर है। जब भी हमें लगता है कि कोई हमें सुपरवाइज कर रहा है, तो हम थोड़ा-सा और अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा और कॉन्शियस हो जाते हैं और काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। हालाँकि कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी काम करता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये पता है कि माय वर्क इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय समबडी, बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो आपका यहाँ पे जो कैपेसिटी है, आप अपना फुल यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हो। तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंस जो पॉइंट आता है डायरेक्टिंग के लिए। देन इट फैसिलिटेट कंट्रोल। ऑफ कोर्स जब आप सुपरवाइज कर रहे हो, तो आप ये भी तो देख रहे हो ना, सामने वाले के मन में एक डर तो है ना कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो बहुत ही ईज़ी है डिटेक्ट कर पाना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या प्लान किया था और क्या आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसको आप कंटीन्यूअसली ऑब्जर्व थ्रू ऑब्जर्वेशन समझ सकते हो और रोक सकते हो। तो इट हेल्प अस टू फैसिलिटेट द कंट्रोल। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज़ आपने अपना वर्क एलोकेट किया हुआ है हर पर्सन को। जितने भी एम्प्लॉयी हैं, जितने भी टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशन लेवल, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, आपने हर किसी को यहाँ पे रिसोर्सेज दिए होंगे और काम भी एलोकेट किया हुआ है। तो जब आप इनको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में अंडर सुपरविजन लेते हो, तो आप ये इंश्योर करते हो कि वो सभी काम और एक्टिविटी यहाँ पे की जा रही है एंड फुल यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी हो रहा है। देन डिसिप्लिन आता है, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन आता है। आपका सुपरवाइज़र आपको सुपरवाइज़ करेगा, तो आपको क्या नहीं लगता कि आप कुछ भी अनवांटेड एक्टिविटी जो है वो अंडरटेक नहीं करेंगे और वही काम करेंगे जो आपको कहा गया है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी आप गाइडेंस लेंगे सुपरवाइज़र की, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डिसिप्लिन जो है वो फैसिलिटेट होगा। देन इम्प्रूव्स द मोटिवेशन।
इम्प्रूव करेगा मोटिवेशन, आपका सुपरवाइज़र जब दे आपको काम को रिकॉग्नाइज़ करता है, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करता है और आपको एक 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 क्या कहते हैं ना, एक रिकॉग्निशन मिलने के बाद एक स्टेटस भी आपके दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे समझा जा रहा है, मेरी फीलिंग्स को यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है। तो इस तरीके से इंसेंटिव आप होते हो, इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं अगर आपके सुपरविज़न को आपका काम अच्छा भी लगता है। और यही जो है आपकी मोरल को बूस्ट करता है, इसी तरीके से आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। देन इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन बिकॉज़ आपको पता है कि मुझे कौन सुपरवाइज़ कर रहा है, कौन मेरा सुपरवाइज़र यहाँ पे सबऑर्डिनेट मैं हूँ, तो मेरा यहाँ पे सीनियर कौन है। तो सीनियर जो भी होता है तो आपको जब मन में जब भी डाउट होते हैं, तो आप डायरेक्टली उनके पास जा सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग के अंदर बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है। देन इट मेंटेन्स द ग्रुप यूनिटी। मेंटेन कैसे होती है? Supervisor plays a major role in maintaining group unity among worker. Maintaining group unity under him, he maintain harmony among worker by solving their dispute. यानी कि जो आपका सुपीरियर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो हमेशा ये देखता है कि जितने भी एम्प्लॉइज उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उनके बीच में यारी दोस्ती, हार्मनी जो है वो बनी रहनी चाहिए। कॉर्डियल रिलेशन जो है यहाँ पे वो मेंटेन होने चाहिए। ठीक है? तो ग्रुप यूनिटी यहाँ पे बनी रहती है। अब आ जाते हैं चैप्टर के मेन पॉइंटर्स की तरफ जो है आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे हमारे पास है 4 एलिमेंट। कौन-कौन से? पहला एलिमेंट है आपके पास सुपरविज़न, देन है लीडरशिप, देन है मोटिवेशन और आपके पास आता है कम्युनिकेशन, ठीक है? ये आपके 4 हैं और यही चारों को आपने यहाँ पे इन डिटेल आपको चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्वेश्चन आपको इनमें से ज़रूर एक ना एक ज़रूर मिलने वाला है। सुपरविज़न को इन्होंने बहुत ही छोटे में कवर किया हुआ है। तो सुपरविज़न क्या होता है देखिए, सुपरविज़न मीन्स सुपरविज़न मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग। ऊपर जितने भी वर्ड्स थे उनमें से 4 वर्ड पिक कर लिए गए हैं। वैसे भी सुपरविज़न जो वर्ड है वो आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। क्या? एक सुपर और एक विज़न। विज़न मतलब देखना, सुपरविज़न मतलब वो चीज़ें देखना जो सामने वाला जो एक कॉमन मैन नहीं देख पा रहा है, ठीक है? तो यही होता है सुपरविज़न कि आप जब सुपरवाइज़ करते हो किसी को तो आप वो चीज़ें देख पाते हो जो जनरली एम्प्लॉइज़ को अपनी तरफ से गलतियाँ महसूस नहीं होती है, वो आप देख पा रहे हो और आपको उनको बताना है कि देखिए यहाँ पे आपने जो है वो गलत किया है, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। So it is a process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective. Okay, so it means overseeing what is being done by subordinate and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement. जनरली आपको सुपरविजन और डायरेक्टिंग के डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डिफरेंस है भी नहीं कोई बहुत ज्यादा। बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि जो बाकी एलिमेंट है कम्युनिकेशन मोटिवेशन वो सब आपके वहां पे ऐड हो जाते हैं। अदर देन दैट सुपरविजन के अंदर सारी वही चीजें इन्होंने यूज की हुई हैं। सो इट इज अ मैनेजरल पोजीशन। हाँ बिल्कुल, सुपरवाइजर एक मैनेजर पोजीशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की में होती है ऑपरेटिव लेवल पे। जनरली देखो आपके जहाँ वर्कर काम करते हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, वहीं पर ही ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है। आप अगर आपने देखा होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट आ गया, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ गया, वहां पे काम से ज्यादा ना कोऑर्डिनेशन हो रहा था ऑन पेपर। ठीक है, वहां पे एलोकेशन हो रहे थे रिसोर्सेज के टॉप लेवल पे, प्लान डिसाइड किए जा रहे थे। देन जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है उनका तो काम ही ये था कि वो दे सर्व एज़ अ लिंक बिटवीन ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो असलियत काम है, जो एक्चुअली वर्क परफॉर्मेंस है, वो आपका कौन से लेवल पे होता है? वो आपका होता है ऑपरेशनल लेवल पे। कौन से लेवल पे होता है? ऑपरेशन लेवल पे। सो ऑपरेशन लेवल पे जहाँ काम हो रहा है, वहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो कौन है? वो आपका हेड है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि सुपरवाइज़र एक मैनेजर पोज़ीशन भी है। ठीक है? देन नेक्स्ट आते हैं लीडरशिप। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा लीडरशिप। अब ये लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप को देखते हैं। सो लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप किसी को लीडर कह ही नहीं सकते जब तक आपको ना समझ में आ जाए कि सामने वाले के अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर है। आजकल तो बड़ा चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स। तो क्या होता है इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर मतलब वो पर्सन जो अपने बिहेवियर से आपकी या अपने वर्ड से या आप अपने किसी भी एक्ट से आपको इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखता है, वही आपका लीडर होता है, ठीक है? और यहाँ पे कोई वही अगेन क्योंकि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ कोई लीडर्स कौन होंगे? जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में हेल्प कर सकें। सो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी जो कि आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगी कि आप खुद ही स्ट्राइव करोगे विलिंगली, खुद ही अपने आप से आप इनिशिएट करोगे कि हाँ, मुझे इस ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करना है। ठीक है?
सो इट्स अ आर्ट, क्योंकि आप सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे वो पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है, और आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस पे डिपेंड कर जाएगा। सो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, सो दैट कि वो खुद ही आपके सामने आए और कहे कि ठीक है, हम आपके साथ काम करके और जो आपके अचीव करने हैं हमें गोल्स, उसके लिए हम रेडी हैं, राइट? सो दिस इज योर लीडरशिप। सो लीडरशिप के फीचर्स देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है। फीचर्स हैं आपके, इट इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको। इट ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज, अगर चेंज ही नहीं कर पाए हो आप सामने वाले की मानसिकता को, उसके मेंटेलिटी को, उसके बिहेवियर को, तो फिर काहे के लीडर। देन एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली मैंने कहा घर गृहस्थी का आपने नहीं देखना, आप यहाँ पे लीडरशिप रोल किस लिए प्ले कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो। एंड लेट्स लास्ट, इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये तो आपको हर किसी में लिख ही देना है कि जितने भी आपके फंक्शन हैं, जितने भी उनके एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे कंटीन्यूअस फंक्शन में आते हैं। अब हम देखते हैं लीडरशिप स्टाइल को। पहली बात समझ लेंगे लीडरशिप स्टाइल होता क्या है। देखिए, लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल मतलब लीडर का बिहेवियर, लीडर कैसा बिहेव करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। ये उसकी फिलॉसफी, मैंने जो कहा था आपकी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसके वैल्यू सिस्टम, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। और ज़्यादातर जब भी आपको लीडरशिप स्टाइल्स को समझना हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक लीडर किस तरह से अपनी अथॉरिटी और पावर को यहाँ पे यूज़ कर रहा है। उसी से हमें पता लगेगा कि उसका स्टाइल क्या है। तो स्टाइल को अगर देखें बेस्ड ऑन द अथॉरिटी, तो आपके पास आते हैं 3 तरह के स्टाइल। क्या-क्या स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक, जिसे हम अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक, जिसे हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, या फिर लेज़र-फेयर, जिसे हम फ्री लेन लीडरशिप भी कहते हैं। ये 3 आपके जो हैं स्टाइल आते हैं डायरेक्टिंग के, सॉरी, लीडरशिप के, ओके? अब वन बाय वन हम सबको देख लेंगे, इनकी क्या-क्या सूटेबिलिटी है, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पहले लीडरशिप स्टाइल को। नाम क्या था? अथॉरिटेरियन, या फिर ऑटोक्रेटिक, या फिर बोस सेंटर लीडरशिप, ये आपका नाम है। तो क्या-क्या इसके फीचर्स हैं? देखिए, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब अपने आप, जो अपनी ज़्यादा चलाएगी, इसमें नाम भी लिखा है बोस सेंटर्ड, यानी कि जो मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे इसने लिखा है कि लीडरशिप एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट। यहाँ पे जो लीडर है, वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स पे कंट्रोल करूँ। लीडर इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब उसको नहीं चेंज करना, अपना जो माइंडसेट है, जो उसको लगता है कि मैंने जो आज तक किया वही, जैसे एक रूल ऑफ थंब हमने पढ़ा था टेलर के प्रिंसिपल के अंदर, वो यहाँ पे उसको फॉलो किया जा रहा है। देन अंडर दिस स्टाइल कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे विद द सबऑर्डिनेट, ओनली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर। आपके जो सबऑर्डिनेट है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपके बॉस ने कहा, जो कमांड आई है, उसको एज इट इज आपने जो है फॉलो कर लेना है, ठीक है? एंड हिज फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द assumption दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। ये आपने यहाँ पे प्लीज याद रख लेना, बहुत ही मेजर पॉइंट है, कई बार बच्चे इस पॉइंट को छोड़ के आते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्या? कि यहाँ पे रिवार्ड्स और पनिशमेंट को क्राइटेरिया बनाया जाता है कि आप मोटिवेट रहें, ठीक है? देन लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनली। क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, जो भी कमांड आए उसी को आपने फॉलो कर लेना है। अब आपके दिमाग में ये सब सुन के लगेगा कि भाई ये तो मतलब वो गब्बर सिंह वाली बात हो गई, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, आपने कभी भी ना एक तरफ तो आपने डिसीजन देना ही नहीं कभी भी बिज़नेस के बुक के अंदर। ना आपने कहना ये बहुत सही है, ना आपने कहना ये बहुत गलत है। हमेशा हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की, तो सूटेबल कहीं किसी चीज़ पे होता है। जैसे इसने कहा कि सबऑर्डिनेट अगर आपके अनएजुकेटेड हो, उन्हें कुछ करना ही ना आता हो, दे लैकिंग नॉलेज, दे लैकिंग एक्सपीरियंस, तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू कमांड देम, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट देम, ओके? सेकंड, द कंपनी फॉलो फियर्स एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। कंपनी की अपनी पॉलिसी ही ये है कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट को ही आपको यूज़ करना है। देन यू हैव नो चॉइस। देन लीडर प्रेफर टू बी डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसे कोर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप किसी और को डेलीगेट नहीं करना चाहते अपनी पावर। आप नहीं चाहते कि मेरे अलावा कोई डिसीजन ले, बिकॉज़ द डिसीजन इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट तो फॉर द बिज़नेस। तो यहाँ पर आपके पास अगेन लीडरशिप स्टाइल कौन-सा आपका परफेक्ट रहेगा? ऑटोक्रेटिक रहेगा। एंड जब आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी हो, वहां पर भी आपका ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आपका इंपॉर्टेंट है और वहीं पे सूटेबल रहेगा।
देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, देखिए क्विक डिसीजन मेकिंग हो पा रही है, आप मोटिवेट भी कर पा रहे हो, जैसा आप टर्म्स चाहो उस हिसाब से आप बात कर सकते हो। और अगर आपके सबऑर्डिनेट लेस कॉम्पिटेंट है, लैकिंग नॉलेज, लैकिंग एक्सपीरियंस, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, वो तो आपको इंस्ट्रक्शन को, कमांड को इस तरीके से आंख मूंद के नहीं फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेवल जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स का, वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है। और फ्यूचरिस्टिकली आपको उनमें कोई डेवलपमेंट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दे विल रिलाई ऑलवेज़ ऑन योर कमांड। फर्स्ट यू विल टेल देम व्हाट टू डू, देन ओनली दे विल बी टेकिंग एक्शन, और इनिशिएट वो अपनी तरफ से यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। सेकंड हमारा स्टाइल आता है, सेकंड स्टाइल का नाम है यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल हैव द पावर, दैट इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, हम 9th 10th में पढ़ के आए हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी है। अंडर दिस स्टाइल द लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन, ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन। किसकी कंसल्टेशन, किसकी पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉइज की। यानी कि आपको हर बार अपने एम्प्लॉइज को पूछना है कि उन्हें क्या ठीक लग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने वो जो कहेंगे वही करना है, बट यहाँ पे क्या है ना, वोटिंग हो गई जैसे, ठीक है, जो सबको ज्यादा लोगों को ठीक लगेगा वही आपका डिसीजन यहाँ पे होता है। जैसे अपने डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, वोटिंग होती है और जो भी हम ठीक लगती है सरकार, वो हम पार्टी, वो उसको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि आइए आप सरकार बनाइए। सो ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज, जैसे आपने ऊपर देखा था ऑटोक्रेटिक में ही वांटेड टू मेक ऑल द डिसीजन ऑन हिज ओन, यहाँ पे वो डेलीगेट कर को भी राजी है और डिसेंट्रलाइज करने को भी रेडी है। लीडर फॉलो द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, एम्प्लॉय से पूछा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या सही लगता है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलती है। ही लिसन टू द सजेशन, ग्रीवेंसेस, देखो सिर्फ सजेशन ही नहीं सुननी होती, शिकायतें भी सुननी होती है, ओपिनियंस भी सुननी होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके जो सबॉर्डिनेट है ना, उनके इनिशिएटिव्स को, उनकी ओपिनियन, उनके फीलिंग्स, इंटरनल फीलिंग्स, हर चीज को यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्टाइल कौन सा पढ़ा है ये हमने, हमने पढ़ा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ग्रुप सेंटर्ड, ठीक है, ग्रुप सेंटर्ड भी इसका नाम है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या रहेंगे। सबसे पहले एडवांटेज है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, मोराल आपके एम्प्लॉइज का हाई रहता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इजी रहता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहता है। और जो लेबर टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, एग्जिट हो जाता है उनका, वो यहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। एब्सेंटिज्म हो या टर्नओवर हो, बहुत कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए मैंने कह तो दिया कि मेरे अंडर में 100 लोग नहीं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, मैं सबकी सुनूँगी, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिले जो है यहाँ पे डेफिनिटली होने वाला है डिसीजन में। कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी सुने तो पॉजिटिव रिजल्ट हो। कुछ मैंने कहा ना, कई बार आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ही ने कोर डिसीजन लेने हैं, आपको पता भी है कि सामने वाले को उतनी नॉलेज, उतनी पोटेंशियल उसके अंदर नहीं है कि वो सोच समझ पाए इस चीज़ के बारे में, रैशनल थिंकिंग कर पाए, नहीं कर पाए। तो उस केस में अगर आप सबॉर्डिनेट्स पे रिलाई करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। एंड कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट मे बी कंसिडर एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस। अगर आप हर बार अपने सबऑर्डिनेट से पूछते रहोगे कि देखिए ये सही है, ये सही है, तो मे बी दे इवन स्टार्टेड फीलिंग कि शायद आप ही को कुछ नहीं आता हो, मे बी, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे आपके डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के। सुटेबिलिटी देख लेते हैं। सुटेबिलिटी वहां सही है जहां पे आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होगी एम्प्लॉइज के बीच में, तो शायद काम में मज़ा नहीं आएँगे, ठीक है? तो सैटिस्फैक्शन, इंडिपेंडेंस, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं। आप एम्प्लॉइज़ को आज़ादी दोगे सोचने की, कहने की, समझने की, तो जॉब सैटिस्फैक्शन होगी, और जॉब सैटिस्फैक्शन होगी, तो प्रोडक्टिविटी भी डेफिनिटली इंक्रीज़ होगी, ठीक है? जब लीडर चाहता है कि उसके जो डिसीज़न मेकिंग वो शेयर हों, यानी कि वो खुद चाहता है कि डिसीज़न मेकिंग जो है सबकी मिल-जुल के कंसल्टेशन से हो, और ये जो है यहाँ पे एटीट्यूड जो है एम्प्लॉइज़ का टुवर्ड देयर जॉब्स, वो यहाँ पे अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और उनका मोरल जो है वो भी यहाँ पे बूस्ट होता है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल का के ऊपर, जिसका नाम क्या है? नाम है आपका फ्री रेन और लेज़ी फेयर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब इन्होंने बताया हुआ है, नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ अदर्स। मतलब कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। ये क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है कर दिया जाता है। जैसे आपने ऑटोक्रेटिक में देखा था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर था वो बिल्कुल राजी नहीं था अपने पावर्स को शेयर करने के लिए। पार्टिसिपेटिव में ही वाज़ समवेयर कन्विंस्ड कि ठीक है कर लेते हैं, शेयर करते हैं, बात सुन लेते हैं सबकी। बट यहाँ पे जो है ज़ीरो,
0% आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। सॉरी 0% मतलब ये बारे में सोचा जाता है कि आप खुद लीडर डिसीजन लेता है और पूरी तरह से जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है कर दिया जाता है, ठीक है? तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद करिए, अपने गोल खुद सेट करिए, अपना वर्कआउट करिए प्रॉब्लम्स को और उनका सॉल्यूशन भी खुद निकालिए। सो इन दिस स्टाइल द लीडर अवॉइड पावर, यानी कि उसको पावर चाहिए ही नहीं, ठीक है? एंड ही सर्व ओनली एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन। उसको मतलब बेसिकली उसको ये लगता है कि उसका जो रोल है वो रोल क्या है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक्स, आपके वाई, जेड, कुछ भी ए बी सी डी, बहुत सारी एम्प्लॉयज है जो आपके काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपका काम क्या है कि जब ये सब काम कर लेंगे ना तो वो सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके का माइंडसेट जो है यहाँ पे आपके इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर होता है कि मतलब आपका लीडर जो है वो रिलाई करता है आपके ऊपर, आपके पोटेंशियल पे रिलाई करता है, उसको पता है आप सब कर लोगे काम, बस आपको बस ये है कि जैसे होता है ना 31st को मार्च या 30th जो है आपका मंथ का एंड है, तो उस डेट पे जो है आपको सिर्फ रिपोर्टिंग चाहिए कि ठीक है काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? देन एडवांटेज क्या है? भाई जॉब सैटिस्फैक्शन तो होगा ही, यहाँ पे सब अपने जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपने आप काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। डेवलपमेंट होगा क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन उनको खुद लेकर आना है, तो वो नई लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर भी यहाँ पे डेवलप होंगी। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल एंड कैपेसिटी भी हो पा रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार गाइडेंस ज़रूरी होती है देखिए। अगर गाइडेंस नहीं होगी तो आपको सही और गलत पता ही नहीं लगेगा क्योंकि हर इंसान अपने आप में तो सही काम करता है ना। देन इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, वही जो पहले भी पढ़ा था कि आप उनको लगने लगेगा कि लीडर कुछ है ही नहीं, इनकॉम्पिटेंट पर्सन है ये तो। देन सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन chaos। देखो आपके लीडर का एक रोल ये भी तो था ना कि सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना था। हमने डायरेक्टिंग के फीचर्स में भी पढ़ा था कि इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज एफर्ट्स। तो अब यहाँ पे तो लीडर कोई कोई कॉल ही नहीं ले रहा है, तो सारे अपने-अपने मर्ज़ी से काम करेंगे तो कहीं न कहीं chaos ना हो जाए कि सब अपने-अपने पे फोकस हो जाएँ और जो ऑर्गनाइज़ेशन का म्यूचुअल जो इनका गोल है वो आपका आपका पीछे रह जाए। सूटेबिलिटी कहाँ ऐसा स्टाइल जो है सूटेबल होगा जहाँ पे आपके जो सबऑर्डिनेट है वो हाइली ट्रेन्ड है, नॉलेजेबल है, सेल्फ मोटिवेट हैं और खुद ही चाहते हैं कि हाँ, हम काम करेंगे, वो खुद ही अज़्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो ऐसे में आपका ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है? तो इसी तरीके से हमने 3 लीडरशिप स्टाइल भी देख लिए और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोटिवेशन। देखिए हमने डायरेक्टिंग के फिर भी मैं आपको एक बार रिविज़िट करा दूँ कि हमारा जो ये चैप्टर है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के हमारे 3 या 4 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। सुपरविज़न हमने कवर कर लिया, लीडरशिप अब हम कवर करने वाले हैं मोटिवेशन को, ठीक है? सो मोटिवेशन क्या होता है? हमने लीडरशिप में देखा था लीडरशिप इज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर पीपल। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ विल टू वर्क। आप किस तरीके से कितनी आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि आप काम को करना चाहते हो, वही मोटिवेशन होता है, ठीक है? सो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज़ स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग एम्प्लॉयी टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। अगर आप किसी को मोटिवेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ कर रहे हो ताकि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करे, ठीक है? सो इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म क्योंकि दिखता थोड़ी है मोटिवेशन, इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म और यहाँ पे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इट कम्स ऑटोमैटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज़। आप सिर्फ हेल्प करोगे लेकिन एट द एंड जो विलिंगनेस होगी, जो जो अपना उसका जो इनिशिएट्स होगा, वो उसकी तरफ से एम्प्लॉयी की तरफ से ही आएगा, तो इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, इसीलिए एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है। फीचर क्या है? साइकोलॉजी है नेचर में, ठीक है? ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, अगर आप अच्छे से मोटिवेट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि पॉज़िटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लो आपके पास ए और बी ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? कुछ दिन जो है ए बहुत मोटिवेट फ़ील कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बी जो है वो नहीं कर रहा। आफ्टर 15 डेज़ सिचुएशन चेंज हो जाती है, जो बी है वो बहुत खुश है, बी जो है वो बहुत खुश है, लेकिन जो ए है वो खुश नहीं है। अब रीज़न नहीं पता, वर्क प्लेस पे कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है समझ पाना कि कौन कब कैसे किस सिचुएशन में मोटिवेट है, कब नहीं हो पा रहा है, ठीक है? एंड इट इज़ अ डायनामिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस। वो तो हमने देख लिया कि 15 दिन में किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है? अब मोटिवेशन के लिए समझने के लिए ना हमारे एक यहाँ पे एक पर्सन है मास्लो, तो मास्लो ने यहाँ पे अपनी थ्योरी दी है जिसका नाम है हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पहले इसका नाम समझिए, नाम में क्या बोला हुआ है हिरार्की।
हिरार्की मतलब क्या होता है? हिरार्की मतलब सीरीज़, ठीक है? जैसे आपने कहा था कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे ऑर्गनाइज़ेशन चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने यही किया था ना कि सबसे पहले हमारे सीईओ होंगे, उसके ऊपर हमारे जो हैं डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, उसके नीचे जो है हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लोग होंगे, सुपरवाइज़र हम जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के और उसके अंडर में हमारे पास जो है वो वर्कर या जो है सबऑर्डिनेट जो है वो आपके काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये जो आपका सीरीज़ बना है, इसी को हम हिरार्की बोलते हैं। तो लाइकवाइज़ जो आपके मास्लो हैं, उनका भी कहना था कि जो मोटिवेशन है ना, ये भी एक तरीके का सीक्वेंस में आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है? यानी कि जो भी हम देखो मोटिवेशन क्या कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नीड है, कोई वांट है, मैं उसको सैटिस्फाई करना चाहती हूँ। तो मास्लो वो पर्सन है जिन्होंने कहा था कि इन नीड्स को, इन वांट्स को, इन डिज़ायर्स को ना हम प्लेस कर सकते हैं एक हिरार्की में, ठीक है? कि सबसे पहले मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये मास्लो ने कहा था। तो एक बार इसको थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं। नीड एंड डिज़ायर इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। पहले उन्होंने कहा कि बिना नीड के, बिना किसी डिज़ायर के आप कभी मोटिवेट नहीं होगे, आप कुछ करोगे भी नहीं और ये सच है। एम्प्लॉयी हमेशा उसी चीज़ के लिए मोटिवेट होता है जो उसको चाहिए, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉयी है, ठीक है? उसकी फैमिली में कोई बीमार है और उसको अभी पैसे चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अब आप उसे रिकॉग्निशन दे रहे हो, स्टेटस आपने उसका बढ़ा दिया बट सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो एम्प्लॉयी इतना खुश ना हो, इतना खुश क्या वो होगा ही नहीं। देन इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड कंप्लीटली देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयी और ये कहना मास्लो का कहना था यहाँ पे कि अगर एक बार किसी व्यक्ति की सारी जो नीड्स हैं, वो आपने अगर फुलफिल कर दी, तो फिर आपको उसको मोटिवेट करना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ये असम्पशन्स है जो उन्होंने अपने मॉडल के अंदर ली थी, जो ज़रूर पढ़िएगा इसको और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पीपल जो है वो बिहेवियर जो भी दिखाते हैं, वो एज़ पर देयर नीड होता है। यानी कि किसकी क्या ज़रूरत है, वो उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे अगर किसी को लगता है कि मुझे इस महीने जो है ज़्यादा अर्न करना है, तो वो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होंगे उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, ताकि उसे ज़्यादा पैसे यहाँ पे पर पीस के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से मिल सकें। पीपल नीड्स जो है वो हिरार्किकल होती हैं, ऑर्डर में होती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और जो ऑर्डर है वो कहाँ से होता है, वो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट होता है और धीरे-धीरे हमारी जो नीड्स है वो लेवल है बढ़ता जाता है। जैसे कोई मान लो कोई बहुत ही इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन है जिसके पास अपनी भूख मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, शेल्टर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तो ऐसे में क्या वो पर्सन ही कैन नॉट ड्रीम्ड ऑफ अ कार, मर्सिडीज़ के बारे में सपने थोड़ी देख सकता है। ठीक है? सबसे पहले तो खाने उस तो सपने में भी यहाँ पे खाना ही आना लगेगा, ठीक है? तो ये उसने कहा था कि मास्लो ने कि जो ये थ्योरी है आपकी, ये मोटिवेशन की, ये आपकी बेसिक से स्टार्ट होती है और धीरे-धीरे हायर लेवल्स की तरफ जाती है। अ सैटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन यानी कि एक बार अगर कोई सैटिस्फैक्शन होगी, एक बार कोई भी नीड का ग्रेटिफिकेशन हो गया, वो फुलफिल होगी, तो हर पर्सन नेक्स्ट नीड के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है? अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल इफ एंड व्हेन ओनली द लोअर वन इज सैटिस्फाइड यानी कि जब तक मेरी लोअर नीड सैटिस्फाई नहीं होंगी, आई मे नॉट थिंक ऑफ अनदर नीड और द हायर लेवल ऑफ नीड। तो ये हमारा मास्लो का यहाँ पे हिरार्की ऑफ नीड का चार्ट आप देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा कैसी नीड्स होती हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है यहाँ पे, ठीक है? देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले हमारी कौन-सी नीड है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो हमारी फिज़िकैलिटी यानी कि बॉडी से जुड़ी हुई है, जैसे कि हमें साँस लेने के लिए चाहिए हवा, पानी, सोना, खाना-पीना, रिप्रोडक्शन ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। वन्स यू विल गेट टू ग्रेटिफाई दीज़ नीड, देन ओनली यू विल मूव टू द नेक्स्ट हायर अप लेवल, ठीक है? तो नेक्स्ट लेवल क्या आता है हमारा? नेक्स्ट लेवल आता है हमारी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी सभी को चाहिए। जैसे देखो आपको खाना मिल गया, रहने को जगह मिल गई, अब पहना पहनने को कपड़े मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब आप क्या करने की कोशिश करते हो, अब हर एम्प्लॉयी जो है या हर ह्यूमन जो है वो अब सेविंग करने की कोशिश करता है, कि देखो इस महीने का खर्च तो मेरे पास है बट नेक्स्ट मंथ का है कि नहीं? क्या पता मेरी जॉब ना चली जाए, कुछ भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे सेफ्टी नीड अराइज़ होती है, ठीक है? पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिसोर्सेज़ बचाना, जैसे आपने देखा होगा गेहूँ हम लोग पाइल करके रखते हैं स्टोर हाउसेज़ में, हेल्थ के लिए मेडिकल वगैरह कराना, प्रॉपर्टी को स्टोर करना, ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी नीड में आती हैं। देन आपकी अगर फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड अगर आपकी फुलफिल होती है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास लव एंड बिलॉन्गिंग नीड, जो आपको अपने आस-पास सोसाइटी से चाहिए। आपको फ्रेंडशिप चाहिए, इंटिमेसी चाहिए, फैमिली चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए। जैसे मान लो आप एक अच्छे पढ़े-लिखे इंसान हो, अच्छी आपकी जॉब है, लेकिन बाहर आपसे कोई बात ही नहीं करता, तो आप कहीं न कहीं ना बहुत ही इनकम्प्लीट फील करोगे।
ठीक है? इसीलिए आप फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड के बाद हमारे आती है लव एंड बिलॉन्गिंग नीड्स। देन आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड मतलब अब आपको सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि लोग आपको जानते हैं, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एस्टीम नीड आती है जो लव एंड बिलॉन्गिंग से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? जैसे आपने कहा कि मेरे आप 2 दोस्त हैं, तो 2 दोस्त क्या होते हैं एक-दूसरे को ऐसे प्यार से कभी-कभी स्लैप कर देते हैं। लेकिन अगर आप एस्टीम लेवल पे आ चुके हो, तो शायद आपको ये चीज़ बर्दाश्त ही ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचने लगते हो। एंड लास्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन ये आपका लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे आप किसी और के लिए ना चाह के अपने लिए काम करते हो और अपने लिए भी नहीं होता मतलब बेसिकली आप अपने लेवल से बियॉन्ड जाके काम करते हो, समाज के लिए काम करने लगते हो, ठीक है? तो डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी यानी कि अब मुझे सिर्फ़ वो करना है जो मैं कर सकती हूँ। मतलब जो अभी तक आज तक किसी ने नहीं करा मुझे अपना ही कहते हैं ना मुझे अपनी ही लिमिट क्रॉस करनी है। तो वो जो लेवल आपका होता है दैट इज़ योर सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, ठीक है? सो दीज़ आर द मास्लो हायरार्कीज़ ऑफ नीड। नेक्स्ट आते हैं कि नीड्स की बात हो ही रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, तो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरह के इंसेंटिव्स हमें दे सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया, हर किसी की नीड्स अलग है। जब तक आप नीड्स को नहीं समझोगे, आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो। तो चलिए अगर हमें पता लग जाता है कि एक पर्सन की नीड जो है वो फाइनेंशियल है नेचर में और दूसरा यहाँ पे जो पर्सन है उसकी जो नीड्स है वो नॉन फाइनेंशियल है, तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझेंगे? सो इंसेंटिव मीन्स मेजर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल क्या हो सकते हैं? यही है, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे लगता है, ठीक है? तो वो जो डायरेक्टली मेज़रेबल है मॉनेटरी फॉर्म्स में, जिसका रिलेशन जो है वो पैसे से होगा, दैट इज़ योर मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या-क्या आता है इसके अंदर? अब हमारी सैलरी आती है, हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आते हैं, जैसे आपको बोनस वगैरह मिल जाता है, ठीक है? बोनस यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है इन्होंने। देन स्टॉक ऑप्शन जैसे कि मैं कम अगर मेरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो मैं वो कुछ शेयर्स जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को भी दे रही हूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे जो है आते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव में। इसके अलावा आपके आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग अगर कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ प्रॉफिट शेयर करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनको देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या-क्या आ सकता है आपका पेंशन, ग्रेच्युटीज़, प्रोविडेंट फंड, ठीक है? ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि अदर देन बेसिक सैलरी अगर आप एम्प्लॉइज़ को कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, जैसे कि हाउसिंग अलाउंसेस दे रहे हो, मेडिकल अलाउंस दे रहे हो, तो ये सारे आपके फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट रिपीट हो रहा है आपका ये एंड परक्विजिट। परक्विजिट आपका बेसिकली वही चीज़ें होती हैं जो मैंने फ्रिंज बेनिफिट्स कहा, नाम ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है? जनरली ये होता है कि फ्रिंज बेनिफिट आपको जॉब करने के लिए मिलता है, जबकि परक्विजिट आपको थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट के लिए भी मिल सकता है। देन आते हैं क्या-क्या होता है आपके नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। देखिए नॉन फाइनेंशियल के अंदर आता है आपका स्टेटस। आपको रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन ये सब दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आती हैं या फिर आपको अगर कोई वर्कर है, ऑर्गनाइजेशन के क्लाइमेट को भी कई बार वो एज़ अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मानते हैं कि अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि यार इस पर्टिकुलर वर्क लोकेशन में ना भले सैलरी कम है लेकिन दिमाग में शांति रहती है मेरे, ठीक है? ज़्यादा भसड़ नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, वो सब चीज़ें हम यूजुअल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो वही है आपका कि यहाँ पे अगर आपका ऑर्गनाइज़ेशन का क्लाइमेट अच्छा है या आपको करियर एडवांसमेंट अपॉर्च्युनिटी जैसे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वो जो जगह है, वो आपको अच्छी तरह से ट्रेन कर रही है। भले ही सैलरी कम है, भले ही बाकी बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से काम करने के बाद मेरा करियर एडवांसमेंट होगा, तो भी आप वहाँ पे काम करेंगे। जॉब एनरिचमेंट का मतलब आपको वैरायटी ऑफ वर्क दिया जाता है, नए चैलेंजेस आपको मिलते हैं। एम्प्लॉयी रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी फाइनेंशियल नहीं होते। एप्रिशिएट करना जैसे क्लास में सबके बीच में ताली बजवाना तो वो सब चीज़ें आपके एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करती हैं, इंसेंटिवाइज़ करती हैं। देन जॉब सिक्योरिटीज़ दे देना, पार्टिसिपेशन रखना जो हमने अभी पढ़ा था लीडरशिप स्टाइल के अंदर भी कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ का कंसल्टेशन लेते हैं, उनसे एडवाइस माँगते हैं, गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जॉब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देन एम्प्लॉइज़ का एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में आप लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे आपके जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे थे, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये जो कवर हो गया है चैप्टर। हालाँकि कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे रह गया है।
सो वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में चलो कवर कर लेते हैं। अभी के लिए आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पार्ट 2 हमें करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अगर इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है? तो फॉर द डे हैव अ नाइस डे।